तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 10 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से पाठ को। अब इस पाठ का जो नाम है पहले वो समझते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, ये वो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय जिनको कहते थे, ये एक वकालत भी वकील थे ये, और बाद में जो है धीरे धीरे राजनीति में आते चले गए। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जानने को मिलने वाला है। मरी जाऊं मांगे नहीं अपने हित के काज, पर कारज हित मांगी बे मोहिना आवत लाज। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो है ना, मरी जाऊं मांगे नहीं अपने हित के काज, यानी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मांगूंगी नहीं, मांगेंगे नहीं, जो भी इसने भी लिखी थी पंक्तियां, अपने हित के काज, यानी कि मैं अपने जो है ना अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए कभी भी भीख नहीं मांगूंगा या मांगूंगी, ठीक है। पर कारत हित मांगी बे मोहि नावत लाज, लेकिन अगर कल्याण के लिए, किसी के समाज की भलाई के लिए अगर मेरे को मांगना पड़े तो मुझे उसमें भी शर्म नहीं आएगी। मतलब कि अगर मैं किसी से अपने फायदे के लिए पैसे मांग रहा हूँ या कुछ भी मांग रहा हूँ तो उसमें मुझे शर्म आएगी, लेकिन अगर मैं समाज के हित के लिए वो पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे उसमें मांगते हुए भी शर्म नहीं आएगी। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिनका अर्थ नीचे नहीं दे रखा है, सो मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया इनको। उपयुक्त पंक्तियां महामना मदन मोहन मालवीय पर खरी उतरती है, यानी कि उनके ऊपर जो है उनकी जो बातें, उनका जो व्यवहार था ना, उनको लेके ये बातें जो इन्होंने इसमें बताई गई है कि मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं समाज के हित के लिए मांगूंगा, तो वो बातें मदन मोहन मालवीय पर बिल्कुल खरी उतरती है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही काम किया था। वे लोगों के सामने झोली फैलाते थे और उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती थी, इसीलिए उन्हें भिक्षु सम्राट कहा जाता था। भिक्षु सम्राट कहते थे, ऐसा सम्राट था, मतलब वो भिखारी था लेकिन भिखारियों में सम्राट था वो, है ना। क्योंकि उसको ऐसा नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे और उन लोग भी उनको दान देते रहते थे। यह निर्विवाद सत्य है कि दान में मिली राशि की एक पाई भी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं करी और एक अद्भुत संस्था खड़ी कर दी। नाम था उसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जो कि काफी फेमस हुआ। तो ये विश्वविद्यालय उन्होंने ऐसे ही मांग मांग के जो पैसे इकट्ठे हुए थे उसी से बनवा दिया था पूरा। भारतीय संस्कृति की रक्षा व शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में यह उनका महानतम कार्य था, जो कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा किया था। सन 1885 में मदन मोहन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब ये वो बात है 1885 की, जब देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। अब सिर्फ देश की आज़ादी के लिए देखो, 1857 की याद होगी सबको, क्रांति जिसने सबको मतलब मार ही दिया था ऑलमोस्ट अंग्रेजों को। तो इस क्रांति के बाद से जो है कांग्रेस पार्टी का जो है शुरुआत हुई, अच्छे से डेवलप आउट हुई, लोग जुड़ते चले गए धीरे धीरे। और टाइम बीतने के साथ में जो है ना, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से आप बोलो भाई पार्टी उस दिन बनी थी, तुम बता रहे हो उस दिन से बनी। एक्चुअली जो लोग थे वो धीरे धीरे उस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे थे और टाइम के साथ में फिर पार्टी बनाई गई। तो ऐसे ही जो है ये कांग्रेस पार्टी में ये भी शामिल हो गए 1885 में जाके। अगले वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जोरदार भाषण दिया। पत्रकारिता से जुड़कर वे हिंदुस्तान, अभ्युदय, लीडर पत्रों का संपादन करने लग गए। अब ये जो है ना समाचार पत्र है, जैसे आपके घर पे आते होंगे शायद से, अगर नहीं भी आते कोई बात नहीं, नाम तो सुना ही होगा, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र है जो पब्लिश किए जाते हैं रोजाना। तो उन वैसे ही जो है ये प्राचीन काल के थे, मतलब इनके काल के, जब इस टाइम के आसपास के 1885-90 के आसपास के जो समाचार पत्र थे वो थे हिंदुस्तान, अभ्युदय, लीडर। तो ऐसे पत्र जो थे उनका ये संपादन करने लगे, पब्लिश ये खुद ही करते थे। कालांकर नरेश रामपाल सिंह के विनम्र आग्रह पर ना चाहते हुए भी मदन मोहन मालवीय ने एलएलबी कर ली। अब ये एलएलबी सबने सुना होगा ये नाम कहीं ना कहीं, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वापिस सुन लो यार। एलएलबी होती है कानून की जो है, बोल सकते हो एक्सट्रीम पढ़ाई, है ना। तो जिसके बाद में हम वकील बन सकते हैं, वो चीज़ें उसकी पढ़ाई होती है एलएलबी में। तो वो जो है उन्होंने पूरी कर लिया ऐसे पढ़ते हुए। उसका मन नहीं कर रहा था लेकिन कर ली भाई, उसने रामपाल ने बोल दिया, नरेश रामपाल ने, तो करनी पड़ गई। और उच्च न्यायालय में वकालत करने लग गए।
इस क्षेत्र में उनके सबसे बड़ी सफलता थी चोरा चोरी कांड के अभियुक्तों को फांसी की सजा से बचा लेने की थी। अब यहाँ पे ये जो चोरा चोरी कांड है ये सबको याद होगा, बार बार सुनते आए होंगे। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था 1920 के आसपास कुछ था ये शायद से। तो उस आंदोलन में क्या हुआ, मतलब ऐसा ही होगा आंदोलन था शायद वो, और उसमें लोगों को जो है ऐसे मतलब समर्थन वगैरह कुछ नहीं करना था, और बीच में जो है पंगे होते चले गए धीरे धीरे। और एक चोरा चोरी नाम का स्थान था, वहां पे जो है पुलिस थाने को जला दिया, लोगों को जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको जिंदा जला दिया गया। तो वो जो हत्याकांड हुआ बहुत खतरनाक था, और जो गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में इस हत्याकांड के बाद में जो है चोरा चोरी कांड कहते हैं उसको, तो उसके बाद में जो है ना गांधी ने वो आंदोलन ही बंद कर दिया था। अब वो तो बंद हुआ हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने जहाँ पे वो दंगे हुए वहां पे बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में ठूस दिया कि हाँ तुमने, तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों करा ये चीज। तो उसके चलते बहुत सारे लोग पकड़ लिए गए और उनको फांसी की सजा होनी थी। अब इन्होंने जो है वकालत में जो है केस लड़ा उनका, और उसके बाद उनको फांसी की सजा से बचा लिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए। ये अपने मुकदमे दूसरे वकीलों को दे दिया करते ताकि उनको आगे बढ़ने के मौके मिल सके। अब आप या हर कोई जो है यही चाहेगा कि मेरे पास सब सारे जो केस है वो मेरे पास ही आते रहे, किसी दूसरे वकील को ना मिले। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये बोलते थे कि भैया अपना काम तो हो ही रहा है, खर्चा पानी चल ही रहा है, तो चलो तुम्हारी भी मदद कर देते हैं, तुम्हें भी कुछ काम दे देते हैं। तो इसीलिए वो अपने मुकदमों को भी दूसरे वकीलों को ऐसे ही दे दिया करते थे कि चलो तुम निपटा लो, मेरे पास आ रखे हैं पहले से ही केस। मदन मोहन मालवीय आधुनिक समय के भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह समझते हो, महाभारत वाले। तो वो जो उसके जैसे ही थे, वो भी माना जाता है आज के समय के। आज का भारत उनसे प्रेरणा पा रहा है। मालवीय का मन बहुत बड़ा था, इसीलिए उनको महामना कहा जाता है। और आपको कई जगह पे पढ़ने को मिलेगा महामना मदन मोहन मालवीय, ऐसे भी लिखा जाता है नाम उनका। तो ये महामना उसी वजह से इनको कहा जाता था, ठीक है। उनकी सेवाओं से तृप्त है भारत माँ भारती, व साधना से उर्वर है भारतीय वातावरण। सच कहा जाए तो मालवीय में ना मद था ना ही मोह, थी तो बस एक धुन, एक लगन, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की। यानी कि ये जो है ना हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदी भाषा को लगाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपनी भाषा का प्रचार कर रहे थे। उनकी यह धुन और लगन महाशक्ति बन गई। उनका ध्येय केवल और केवल जनहित था। आडंबर से उन्हें चिढ़ थी। आडंबर होता है धोखाधड़ी या नौटंकीबाजी से। उनको बहुत चिढ़ थी कि क्या नौटंकी चल रही है फालतू फंड की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले कुछ लोग व्यंग्य शैली में उनसे पूछा करते थे। अब देखो भाई, तुम भी अगर कुछ काम करने लग जाते हो, ये रिलेट करके देखना, बहुत मतलब दुखदाई बात है ये थोड़ी सी समाज के बारे में। अगर हम लोग जो है कुछ करने लग जाते हैं, सबसे पहले आएंगे, हाँ बेटा तू कर रहा था वो काम, क्या हुआ तेरा, नहीं हुआ ना, मैं बोल ही रहा था, पहले से बोल रहा था नहीं होगा तेरे से, फालतू फंड में दुखी हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है आमतौर पे। मतलब अगर उन्होंने नहीं करा तो कोई नहीं कर पाएगा, बेसिकली बात उनकी कुछ ऐसी रहती है। तो वही बात इनके साथ भी होती थी। उनसे पहले कुछ लोग व्यंग्य शैली में पूछा करते थे, मालवीय जी आपका खिलौना, देखो विश्वविद्यालय, मतलब लोग उन्हीं के बच्चे आएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मजाक बढ़िया से उड़ाया जाता था, बोलते थे मालवीय जी आपका खिलौना विश्वविद्यालय कब तक बन जाएगा, बताइए तो जरा। अब उनकी बातों पर क्रोधित हुए बिना मालवीय संतोषजनक उत्तर देते थे। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। अब वो शांति से, देखो अब तक तो वो बना नहीं पा रहे थे, नींव भी नहीं पड़ी थी उसकी। अब एक दिन जो है मतलब हो गया, धीरे धीरे जुगाड़बाजी या जो भी करा होगा उन्होंने, टेक्निक लगाई होगी, बट उनकी मेहनत रंग लाई, वो बन गया। अब पहले जैसे भी निपटा रहे थे, उनको जो भी जवाब देना था। 14 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। तो उन्हें चिढ़ाने वाले लोग ठगे से रह गए कि अरे यार हम तो सोच रहे थे कि ये तो मतलब फुद्दू मानुस है, ये तो असली में कर गया भाई। तो ऐसे प्रचलित हो गया। फिर वो शीघ्र ही इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में होने लग गई थी। एक दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा था, इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए की गई है कि यहाँ का प्रत्येक छात्र वीर पुरुष और प्रत्येक छात्रा वीर माता बन सके। सच्चरित्रा इनका जो है मूल मंत्र था, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना, और इसी से हमारी शोभा है। इस विद्यालय के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई जातीय भेदभाव यहाँ पे नहीं रखा गया था। बस फर्क क्या था, हर वर्ष हजारों, सॉरी फर्क बोल रहा हूँ, बस फिर क्या था, मतलब ऐसी बात कह दी कि जिसका मन करे, कोई नौटंकीबाजी नहीं, कुछ नहीं, सीधे आओ पढ़ो लिखो और बस
विद्वान बनो तुम भी। तो ऐसा कहते ही और क्या होना था फिर हर वर्ष हजारों छात्र इस संस्था से शिक्षित होकर निकलने लग गए। सन 1919 से 1939 तक मालवीय जी स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। विद्या यह पूर्ण विराम आएगा। विद्यार्थियों के प्रति उनका व्यवहार पिता के समान था। जैसे पिता अपने बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, वैसे ही व्यवहार उनका भी था। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उन्होंने सदा मदद करी। जिनके पास पैसे नहीं थे वे प्रायः कहा करते थे, आर्थिक तंगी के कारण कोई छात्र शिक्षा से वंचित ना रहने पाए, और उसके चलते उन्होंने फ्री में भी दिया बहुत सारा कुछ। मतलब उनके पैसे भी, छात्रों के पैसे जो खर्चा था वो भी खुद ही पे करा था उन्होंने। न जाने इन छात्रों में कितने शिवाजी महाराणा और अर्जुन छिपे हुए हैं। वे यह भी कहते थे, यदि हम संस्कृति को भूल जाएंगे तो जड़ से कट जाएंगे, और यदि विज्ञान को नहीं समझेंगे तो पिछड़ जाएंगे। उन्होंने विज्ञान और संस्कृति को समान महत्व दिया था। यानी कि तुमको अपने प्राचीन जो बीता इतिहास है, जो वेद ग्रंथ, जो हमारे मूल संस्कार हैं, तुम्हें उनको भी नहीं भूलना है। और अंग्रेज जो डिस्कवरी कर रहे हैं, भारत में जो डिस्कवरी हो रही है, खोजें हो रही है विज्ञान के मामले में, उसमें भी उसको भी पढ़ो, उसको भी समझो। क्योंकि अगर हम ऐसा एक को भी छोड़ देंगे तो हम अलग हो जाएंगे पूरे समाज से, पूरी दुनिया से। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और आज के टाइम पे अगर देखोगे तुम, भारत जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में या डिजिटल मामले में कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है बाकी देशों के कंपैरिजन में, जो कि आपको सुनने को मिलती रहती होगी। तो वो क्या है, वो हम संस्कृति के साथ जुड़े होने के बाद भी जो है हम विज्ञान के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और मतलब जरूरी है उसको पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि तुम बस बिना पढ़ाए काम चल जाएगा, क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं होती है। यानी कि जो संतान होने वाली है उसकी माताएं होती है। और माँ को अगर, क्योंकि बच्चा क्या होता है, ज्यादातर अपनी माँ के पास रहता है। जो माँ बोलेगी, जैसा बोलेगी वैसा ही वो सीखेगा। अब माँ गालियां दे रही है या ऐसा बेकार सा व्यवहार कर रही है, तो वैसा ही बच्चा सीख जाएगा धीरे धीरे, और फिर आने वाला जो पीढ़ी है वो वैसी ही हो जाएगी। तो इसीलिए जो है इन्होंने बोला कि स्त्रियों को पढ़ाना जरूरी है, ताकि उनका व्यवहार अच्छा हो जाए, उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन और नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके। ऐसा नहीं है कि तुम ढकोसलेबाजी में अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि ये हम मतलब सुन रखा है कहीं से, बस ढकोसलेबाजी, कुछ भी नौटंकी आडंबर। तो उनमें नहीं उलझाना है आने वाली सभ्यता को, आने वाली जो हमारे पीढ़ी है। तो उसके चलते जो है उनको पढ़ाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है कि क्या असली है, क्या नकली है, क्या सच्चाई है, क्या मामला है पूरा। धार्मिक सहिष्णुता के विषय में पंडित मदन मोहन ने अभ्युदय पत्र में लिखा था। क्या लिखा था कि भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का प्यारा जन्म स्थान है। हमें हिंदू मुसलमान होने की बजाय सच्चा भारतीय होना अनिवार्य है। अब ये होना चाहिए, उन्होंने बोला था। और बाद में देखो क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ और मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया फटाक से। तो बाद में पंगे हुए, कितने सारे लोगों की जानें गई। और वो स्टार्टिंग से कहते आ रहे थे कि अगर तुम भारतीय मानोगे तो कुछ होना ही नहीं है, फिर बाद में पंगा। राजनीतिक क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय को काफी यश मिला, यानी कि तरक्की मिली, उन्नति मिली कह सकते हो। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी गए। दूसरी गोलमेज सभा में वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भी गए थे। 2 बार हिंदू सभा के प्रधान भी चुने गए। उन्होंने हिंदी की प्रमुख संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करी, और कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे। यानी कि ये खास तौर पे चाहते थे कि पूरा देश अंग्रेजी को छोड़ के हिंदी या अपनी भाषा बोले, तो उसके उसमें लगे हुए थे वो। पंडित मदन मोहन अपनी संस्कृति को भूलकर अलग राह पर चलने की बात सोचते भी नहीं थे। वे अंग्रेजियत की बाढ़ को रोकते थे। अंग्रेजियत की बाढ़ समझते हो ना, मतलब अंग्रेजी पना जो चल रहा था देश के अंदर, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। परंतु विरोध करके नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली व सोच से। उनकी सोच हिमालय से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी थी। उनकी वाणी में अद्भुत मिठास था। उनके भाषण सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध रह जाते थे। काम के समय वे स्वयं आगे आ जाते थे, और कीर्ति के समय दूसरों को आगे कर देते थे। यानी कि मतलब जब उनको काम करना होता, देश में के लिए कोई योगदान देना होता था, तो वो खुद आके आते थे। और जब किसी का नाम होना होता था, जैसे मार्केट में नाम हो जाता ना किसी ने वो करा, तो उस टाइम पे वो पीछे हट जाते थे और दूसरों का नाम आगे ले देते थे। उनका मंत्र था, काम करो गाथा मत गाओ, नौटंकीबाजी मत करो, हवाबाजी, कि तुम्हें हवाबाजी चाहिए, काम करना धरना कुछ है नहीं। तो उनका यही फंडा था, भैया काम करो, गाथा मत गाओ किसी चीज की। मदन मोहन मालवीय निसंदेह क्रांतिकारी थे। आजादी के आंदोलन के दौरान वे कांग्रेस के नरम और गरम
दल के मध्य पुल का काम करते, यानी कि वो दोनों की बातें सुनते थे, नरम दल की भी गरम दल की भी। अब जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट क्या होता है। दो दल बने हुए थे कांग्रेस के अंदर, एक था नरम दल, एक था गरम दल। नरम दल वाले क्या थे, बोलते थे कि भैया शांति से अंग्रेजों को हम जो है कानूनी तरीके से या उस तरीके से जो है शांति के साथ में अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देंगे। अब गरम दल वाले बोलते थे कि भैया नहीं, ऐसे नहीं होता, चल काट के आते हैं अंग्रेजों को, और सीधा मार देते, मार काट में बिलीव करते थे वो कि हम ठोक डालेंगे अंग्रेजों को, घुस कैसे गए हमारे देश में, उनको हम पीट पीट के बाहर निकाल देंगे देश से। तो ऐसे जो है दो दल बने हुए थे। अब ये जो है ना मदन मोहन मालवीय दोनों के बीच का काम कर रहे थे, उनकी भी बातें सुनते, उनकी भी बातें सुनते। उन्होंने केवल संस्थाएं ही नहीं बनाई, लोगों को भी बनाया। पंडित मदन मोहन जिस बात को ठीक समझते थे उस पर टिके रहते थे, ऐसा नहीं है बाद में पीछे हट गए। दूसरों की देखा देखी वे अपना मत स्थिर नहीं करते थे। वे अछूतों को दीक्षा देने, मंदिरों में उनका प्रवेश कराने, कुओं और स्कूलों को उनके लिए खोल देने के पक्षपाती थे। वो चाहते थे कि अछूतों को भी ये सारी चीजें मुहैया कराई जाए। वे जनता जनार्दन को देवता तुल्य मानते थे, यानी कि देवता के समान उनकी तुलना करते थे देवताओं से। महाभारत, वेद और गीता उनके प्रिय ग्रंथ हुआ करते थे, जो यात्राओं के समय भी साथ रखे जाते थे। सुबह शाम दर्शन करने हेतु वे अपने माता पिता के चित्र भी अपने साथ रखा करते थे। स्पष्ट है कि वे मातृ पितृ भक्त थे, यानी कि माता पिता के भक्त थे, वो माता पिता की पूजा करते थे। मालवीय के असाधारण व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दुनिया के किसी भी गज से नापे मालवीय जी को बहुत बड़ा पाएंगे, किसी भी तरीके से नाप लो तुम, मालवीय जी हर पैमाने पर बड़े निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। इतना ही नहीं, मालवीय सुचिता की मूर्ति थे। वे सुबह शाम संध्या करते, यानी कि प्रार्थना वगैरह करते, नशीले पदार्थों से दूर रहते। पोशाक की दृष्टि से भी वे पूर्ण भारतीय थे, जो भारतीय कपड़े थे ना तो वही पहना करते थे, विदेशी जो कपड़े विदेशी चल रहे थे उनको नहीं पहनते थे वे। ये बात सिद्ध करती है कि वे भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े थे। उनकी सोच व कार्यशाली शैली सबके लिए अनुकरणीय थी और है और रहेगी हमेशा के लिए। 12 नवंबर 1946 को यह महामानव सदा सदा के लिए हमसे विदा हो गया। यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को न्यौछावर कर दिया, और फाइनली जब देश की आज़ादी का टाइम बहुत नज़दीक था उनको विदा लेनी पड़ी इस संसार से। यह ठीक है कि हम महापुरुषों की मूर्तियां खड़ी करें, स्मारक बनाए, परंतु सबसे जरूरी है उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर देश हित के कार्य करें। क्योंकि देश बनेगा, मूर्तियां तो बनती रहेंगी, लेकिन देश अच्छा होगा तो सब अच्छा हो जाएगा। भारतीयता के पोषक व शिक्षा प्रसारक देश रत्न मदन मोहन मालवीय के प्रति सिर बार बार श्रद्धांत के हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया, यानी कि उनके नाम पर भारत रत्न दिया गया उनको। अब वो मतलब वो तो नहीं रहे इस दुनिया में जिंदा कि उसको देख पाए भारत रत्न को, लेकिन हाँ उनके नाम आज भी अमर है और शायद आने वाली पीढ़ी तक अमर रहेंगे। चलो, ये था हमारा इस खूबसूरत से चैप्टर में मदन मोहन मालवीय की जीवनी, उनकी कहानी, उन्होंने देश के लिए क्या किया। और इससे आप समझ भी सकते हो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत योगदान दिया था देश के लिए, और खास तौर पे देखें तो देश की संस्कृति के लिए, जिसको आज हम अंग्रेजी के चक्कर में उड़ाते जा रहे हैं कि अंग्रेजी ही सीखनी है, बाकी कुछ बचा नहीं है हमारे लिए, हमारी भाषा हमारी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, कोई महत्व नहीं रखते आज के समय में, है ना। तो ऐसे जो सोचते हैं उनके लिए ये एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति थे। चलो, ये था आपका खूबसूरत सा चैप्टर, आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।